से हजारों मील दूर, समंदर के उस पार, इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती थी सिंघल की राजकुमारी। राजकुमारी पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सेन का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया और दोनों चित्तौड़ की ओर चल पड़े। हिंदू कमल दिवाकर, रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया। छोटी रानी सा घूमर रंग चोखो जमड़ो चाहिए। मने वक्त रानी वास में हुकुम री सिवा और कोई मर्द आ भी नहीं सकता।
दिवाली था, हर दिन जैसे एक त्योहार सा था। पर हुक्म ये तो जगत सत्य है, समय कभी एक चाल नहीं चलता। समय कभी एक चाल नहीं चलता। जब खिलजी को पता चला कि इतनी नायाब खूबसूरती तो चित्तौड़ में रहती है, तो उठाई अपनी सेना और चल पड़े चित्तौड़ पर आक्रमण करने। पर वो एक बात भूल गया कि ये चित्तौड़ का दुर्ग है, ये चित्तौड़ का दुर्ग है, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। ये चित्तौड़ का दुर्ग है, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। खिलजी जैसे न जाने कितनों के द्वार पर प्राण सुखा सकता है। जब 6 महीने कोशिश करने के बाद भी खिलजी के कुछ हाथ नहीं लगा, तो उसने कुटिल योजना बनाई। प्रेम का हाथ बढ़ाकर महल के वो आया भीतर, झट रानी को देखने की मांग की। रानी को देखने की मांग उसने की। झट निकाली गोरा ने तलवार और उसके गर्दन पर तान ली और बोला, जो न होते तुम मेहमान हमारे, जो न होते तुम मेहमान हमारे, तो ये शीश अलग पाता धड़ तुम्हारे। अब जब खिलजी को पता चला कि अब तो कुछ नहीं बना, तो उसने बोला, क्षमा रावण। बोले, हे रावण, थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका हमको भी दो, थोड़ा मेहमान बनकर संग हमारे चलो। पर वो तो खिलजी ठहरा, अपनी हरकतों से बाज कैसे आता। मेहमान बनाने का उसने नाटक किया और अपने साथ ले गया और बंदी उसको बना दिया। साथ में एक संदेशा चित्तौड़ भिजवाया, रानी को मल्लिका बनने का दुस्साहस भी जताया और बोला, जो ना 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला दिल्ली से आया, जो ना तुमने रूप की रानी को चित्तौड़ से दिल्ली पहुंचाया, तो रावण का शीश तुम कटा पाओगे, मेवाड़ में हमेशा सूर्य अस्त ही पाओगे। अब ये पत्र सुनकर, ये पत्र पढ़कर जरा आप एक बार महल की हालत देखिए। छोटी रानी साहब, आपने बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया। बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया। हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना वो अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना है सूर्यवंशी चित्तौड़ पर ये ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावण सा दुश्मन के हाथों में है, तो इसका दोष आपका है, आपके इस रूप का है। अब देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है, और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, बट सजा तो आपको मिलनी चाहिए। हुकुम, जिसका कोई दोष ही नहीं, उसे क्या सजा देंगे आप? जहर खिला दे, कुएं में ढकेल दिए, कारावास में डाल दे। सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, एक औरत होकर आप ऐसा बोल रही हैं, इन्हें वहां भेज दे, सुल्तान के हवाले कर दे। असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावण से रहेंगे ना मेवाड़। बड़ी रानी साहब, जो ऐसो बुरो वक्त आप ही गए, तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जाएगी आग में, जौहर करेगी, पर अपनी छोटी रानी ने गढ़ के बाहर पग भी न धरने देगी। अब हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम तो बस इंसान हैं। और बड़ी रानी साहब, शायद आप भूल गए हैं, एक राजपूती कंगन में भी उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। लेकिन गोरा बादल तो थे। रानी पद्मावती सेनापति गोरा के पास गई और उनको पत्र दिखाया और बोली, दिल्ली गई जो पद्मिनी तो फिर तुम पछताओगे, दिल्ली गई जो पद्मिनी तो तुम पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल पर दाग लगा जाओगे। वक्त नहीं है अब बात करने का, सेनानी उठाओ तलवार और दिखाओ केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी, ये बात सुनकर सेनापति गोरा बोले, एक लिंग जीरी सौगंध, एक लिंग जीरी सौगंध, राणा के वापस आने तक ये गोरा नहीं हटेगा, और जो कट भी गया शीश तो ये धड़ रण में लड़ेगा। आप निश्चिंत होकर जाएं महलों में रानी, अब ये खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। गोरा बादल, उनकी वीरता किसी शब्दों में तो बखान की ही नहीं जा सकती। एक ऐसा समर जो सेनापति गोरा एक प्रहर तक बिना शीश के लड़ा, बिना शीश के खिलजी के सेनापति को मार गिराया।
जीत गई रजपूती और दुश्मन को धूल चटा आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन को धूल चटा आए, सदियां दोहराए जिनको वो गोरा बादल कहलाए। जीत गई रजपूती और दुश्मन को धूल चटा आए, सदियां दोहराए जिनको वो गोरा बादल कहलाए। एक नमन गोरा बादल जैसे वीर सपूतों के लिए। अभी खिलजी को कहाँ बर्दाश्त था कि एक राजपूत योद्धा दिल्ली आकर उन्हीं के कारागृह से अपने रावलसा को छुड़ा कर ले गया, तो उसने उठाई अपनी कालगिरी सेना और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकले। गढ़ की रक्षा के लिए, और वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मांग के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार तो सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार हुआ, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर अपने धर्म को बुझने नहीं दिया। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम चतरानियां लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा राजपूती वीरांगनाएं मेघना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मान के साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी अग्नि को हम फिर जलाएंगे, सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलके जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान, और ये अलाउद्दीन जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब हुक्म नहीं रहे। सब रानी सुनो, ठुकरानी सुनो, सब रानी सुनो, ठुकरानी सुनो। ये प्राण है इसमें वाड़ के और देह नाम है प्रीत के। ये प्राण है इसमें वाड़ के और देह नाम है प्रीत के। कोई खिलजी इसे छू पाए ना, स्पर्श किसी का हो जाए ना। सतित्व हमारा अमर करने को, सतित्व हमारा अमर करने को, आग लगाने को अंगारों को। चलो एक नया इतिहास बनाते हैं, चतरानियों को एक नई पहचान दिलाते हैं। चलो आज हम जौहर करते हैं, चलो आज हम जौहर करते हैं, चलो आज हम जौहर करते हैं।